subsequence. A sequence A and K is said to be subsequence of A n if there exists a strictly monotonically increasing sequence nk. जो ये nk है वो strictly monotonically increasing sequence होनी चाहिए नेचुरल नंबर्स की, ठीक है। तो पहले तो ये समझ लो कि सब सीक्वेंस का मतलब है कि ये इसका सबसेट है, जैसे कि सबसेट होता है ना, ये सबसेट है इसका, ए एन के जड़ा इसका सबसेट है। तो ये एन के जो सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस चाहिए ये टर्म्स के लिए है। जैसे मान लो एन के 2 के ले लें, 2 के क्या होता है 2 4 6 ये टर्म्स बनेगी ना 2 के की, 2 4 6 8 10, जब के की वैल्यू 1 पुट करेंगे 2 पुट करेंगे 3 पुट करेंगे तो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन जाएगी। पर ये टर्म्स के लिए यूज़ होता है, जैसे ए एन की टर्म्स होती हैं ये वाली सारी A1 A2 A3 AN, तो ए एन के की कौन सी टर्म बन जाएंगी 2, ये पहली बने N1 AN1 बनेगा 2, अगर 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 4, ये टर्म बन जाएगी 4, ठीक है। एन के की ये वाली टर्म्स बनेंगी 2 4 6, तो ये बन गई A2 A4 A6, क्योंकि एन के को हमने 2 के ले रखा है। तो इसका मतलब ये जो 2 4 6 है जो एन के है ये टर्म्स लिखने के लिए है, तो क्लियरली ये इसका सबसेट है। पर क्योंकि ये सीक्वेंस है तो हम इसको कहेंगे कि ये सब सीक्वेंस है, ठीक है। तो उसके बाद जो सीक्वेंसेस होती हैं कन्वर्ज, अगर सीक्वेंस ए एन कन्वर्ज करे एल को या डाइवर्ज करे इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को, तो एवरी सीक्वेंस भी उसी लिमिट को कन्वर्ज और डाइवर्ज करेगी। अगर ए एन एल को कन्वर्ज कर रहा है तो कोई भी सब सीक्वेंस होगी ए एन की वो एल को कन्वर्ज करेगी, अगर वो इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रहा है तो वो इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी, कोई अलग लिमिट को नहीं करेगी। अगर माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रहा है तो वो भी माइनस इन्फिनिटी को, मतलब सेम लिमिट को ही कन्वर्ज और डाइवर्ज करेगी। तो ये हमने इसकी सब सीक्वेंस ले ली, ठीक है। मान लो कि पहले तो ये एल को कन्वर्ज कर रहा है, तो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन हमने लगा दी, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एम सच दैट देयर डिफरेंस ए एन का एल से डिफरेंस का मोड लेस देन एप्सिलॉन लेना है फाइनाइट टर्म्स को छोड़ के, ठीक है। बाकी सभी टर्म्स जो हैं इस इंटरवल को सेटिस्फाई करेंगी, यानी कि A1 A2 AM-1 तक छोड़ के। तो एक ऐसा नंबर ले लेंगे हम, ये भी नेचुरल नंबर लेना है कि NP भी M से बड़ा हो, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर है M से बड़ा मिल ही सकता है। तो हमने क्या ले लिया NP, एक ऐसा नंबर ले लिया जो M से बड़ा है। तो उसके बाद क्योंकि K को P से बड़ा ले लेना है, क्योंकि कोई भी नंबर होगा उससे बड़ा नंबर भी मिल जाता है, तो हमें K ले लिया ग्रेटर देन P। तो ये क्योंकि इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो अगर K P से बड़ा है तो NP से बड़ा होगा, तो NP M से बड़ा है, तो NK M से बड़ा आ गया। किसके लिए आया? K को P से बड़ा लेने के कारण। तो जो भी M से बड़ी टर्म है, M से बड़ा N है तो यहाँ पे N पुट कर दिया। अब यहाँ पे M से बड़ा NK है तो हमने N की जगह पे NK पुट कर दिया, ठीक है, फॉर दिस। तो ये K और ये वाली रिलेशन सेटिस्फाई हो गया, ये N और N ग्रेटर देन और इक्वल टू M, ये K और K ग्रेटर देन और इक्वल टू P, जो मतलब ये इक्विवेलेंट रिलेशन है, ये सेटिस्फाई करा दिए हमने। तो इनका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल K ग्रेटर देन और इक्वल टू P, डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी, जो ये M के प्लेस पे यहाँ पे P आ गया, ठीक है। तो ये L को कन्वर्ज करगी। इसी तरह मतलब सेम ही जो लिमिट है उसको कन्वर्ज करगी। अब अगर इन्फिनिटी को डाइवर्ज कराते हैं तो उसके लिए डेफिनेशन वही है, अब साइलन की जगह पे हमने क्या ले लेना है डेल्टा, पर वो लार्ज लेना है, वहाँ पर इसको हमने स्मॉल लेते हैं, फिर M तो लेना ही है। अब वहाँ पर क्या होता था, ये डिफरेंस जिसको कन्वर्ज करते हैं लेस देन एप्सिलॉन होता है, यहाँ पर सीधा ही AN ग्रेटर देन डेल्टा होता है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दिस आ गया, जैसे ये किया है ना हमने, ये सारा प्रोसेस किया है वैसे ये करना है। उसके बाद सीधा आ जाएगा दिस इज़ ग्रेटर देन डेल्टा फॉर दिस, तो ये भी डाइवर्ज की, ये भी डेफिनेशन डाइवर्जेंस की सेटिस्फाई होगी, जैसे ये डाइवर्जेंस की डेफिनेशन है, ये ANK भी इसको सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। ये हो गया N के प्लेस पे NK और M के प्लेस पे P, सेम डेफिनेशन सेटिस्फाई कर गया, तो ये भी डाइवर्ज कर गया। इसी तरह थर्ड केस ले सकते हैं कि अगर AN माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगा, तो माइनस इन्फिनिटी के केस में AN को लेस देन माइनस डेल्टा लेते हैं,
यहाँ पर ए एन लेस देन माइनस डेल्टा लेना, बाकी सारा कुछ सेम ही है। तो यहाँ पर भी आंसर ए एन के लेस देन माइनस डेल्टा आ जाएगा। तो ये वाला केस भी आपने कर लेना है, ठीक है। तो कन्वर्स ट्रू नहीं है। इसकी दो सब सीक्वेंसेस होती हैं ना, ये हमें पता है ना। ये वाली सीक्वेंस क्या है, 1 ये वाली, इसकी दो सब सीक्वेंसेस बन गई। एक ये वाली 1 1 1, जब इवन टर्म्स जब हम लें, इसको उल्टा कर दिया हमने, ऐसे करना है, ठीक है। -1 1 -1 1। तो अगर इवन लेंगे, A2K लेंगे तो ये सीक्वेंस बनेगी। अगर A2K + 1 लेंगे तो ये सीक्वेंस बनेगी। ये सब सीक्वेंस बना ली। यहाँ पे NK हो गया ना 2K, ठीक है। यहाँ पर जो NK होगा वो 2K + 1 होगा। तो दो सब सीक्वेंसेस बन जाएगी। यहाँ पर A2 A4 A6 वाली टर्म्स हैं, यहाँ पर A1 A3 A5 वाली टर्म्स हैं। तो ये सब सीक्वेंसेस हैं इसकी। पर देखो ये दोनों सब सीक्वेंसेस, क्योंकि ये कांस्टेंट सब सीक्वेंस है। कांस्टेंट का मतलब है कि हर एक टर्म 1 आ रही है, तो ये 1 को कन्वर्ज करेगी। ये भी ये कांस्टेंट है, ये -1 को करेगी। देखो इसकी दो सब सीक्वेंसेस अलग अलग लिमिट को कन्वर्ज कर रही हैं, तो इसका मतलब वो AN भी देखो कन्वर्जेंट भी नहीं है फिर, क्योंकि AN कन्वर्जेंट भी नहीं है। तो इस केस में ये ट्रू नहीं है, ठीक है। ये रिज़ल्ट यानी कि 2 सीक्वेंस अगर डिफरेंट लिमिट को कन्वर्ज करेंगी तो जो सीक्वेंस है वो भी कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास सब सीक्वेंशियल लिमिट की डेफिनेशन है। अगर ये कोई सीक्वेंस है, L को कन्वर्ज, ये L कोई रियल नंबर है, तो L said to be subsequential limit और क्लस्टर पॉइंट ऑफ AN, अगर एक सब सीक्वेंस मिल जाएगी जो L को कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो -1 और 1 है इस सीक्वेंस के क्लस्टर पॉइंट्स हैं, क्योंकि एक सब सीक्वेंस मिल जाए जिसको जो L को कन्वर्ज करे, तो L इज़ कॉल्ड क्लस्टर पॉइंट और सब सीक्वेंशियल लिमिट ऑफ दिस। ये जैसे एक सब सीक्वेंस मिल गई, ये वाली -1 को कन्वर्ज कर रही है, ये सब सीक्वेंस मिल गई 1 को कन्वर्ज कर रही है। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट्स इसकी सब सीक्वेंशियल लिमिट्स हैं।